नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज एक बार फिर से एक ऐसे संवेदनशील मसले के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जिसमें बेबाकी से तमाम बातों को हम कहेंगे, चाहे वो बातें किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज बेबाक में क्या कुछ है आपके लिए। जनता टीवी के खास कार्यक्रम बेबाक में आज बेबाकी से बात करेंगे कांग्रेस की मौजूदा हालात के बारे में और कुछ ऐसे चुनिंदा मुद्दों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के हर पहलू पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में और बताएंगे कि किस तरह से पार्टी के अंदर विरोधी सुर उठने लगे हैं। वहीं हम ये भी बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ बाकी राज्यों में हुए उपचुनाव में करारी हार की समीक्षा कांग्रेस ने कैसे की। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसे संकट में पड़ता जा रहा है। वहीं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस की ताकत कैसे कमजोर पड़ती जा रही है। इसके साथ ही हम कांग्रेस का वो खतरनाक कदम भी आपको बताएंगे जो कांग्रेस ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने के लिए उठाया है, जो भविष्य में कांग्रेस के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों पर बेबाकी से हर खबर, ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। मौजूदा दौर में कांग्रेस कई तरह के सवालों से जूझ रही है, कई तरह के सवालों से गुजर रही है और ये सवाल ऐसे हैं जो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के खुद अपने ही पूछ रहे हैं, वो भी ऐसे नेता जो कांग्रेस में एक अच्छा खासा कद रखते हैं। अब सवाल यही है कि जब अंदर खाने आवाज उठनी शुरू हो जाए तो किसी भी इमारत को हम मजबूत कहें, ये गलत बात होगी। आप जरा देखिए कि किस तरीके से पार्टी के अंदर से ही अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस में क्यों शुरू हुई अंदरूनी कलह? कांग्रेस के अंदर क्यों उठने लगे विरोधी सुर? क्यों बिखरने लगी कांग्रेस? ये सवाल आप, हम और खुद कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों के जहन में भी है और इनके जवाब भी तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और फिर लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद से कांग्रेस का संभलना नामुमकिन सा लगता जा रहा है। लेकिन पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में अपने दम पर सरकार बनाने से कांग्रेस को जैसे नई उम्मीद दिखने लगी। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में स्थानीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आना कांग्रेस के लिए जैसे जीवनदान साबित हुआ। वहीं मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता गंवाकर कांग्रेस को झटका लगा, लेकिन बिहार चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव के दौरान मिली करारी हार ने फिर से कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। एक बार फिर से पार्टी में विरोधी सुर तेज होने लगे हैं। तारिक अनवर ने महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को बड़ी वजह बताया, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। आइए आपको समझाते हैं कि इस इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या टॉप लीडरशिप को सब कुछ ठीक लग रहा है, तो उन्होंने कहा, बिहार के चुनाव और दूसरे राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। अगला सवाल कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या जनता कांग्रेस को असरदार नहीं मान रही, तो उनका जवाब था, बिहार और उपचुनाव के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनाव में हमें एक सीट भी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले। कपिल सिब्बल से फिर पूछा गया कि क्या पार्टी लीडरशिप कमजोरियों को कबूलना नहीं चाहती, तो उनका जवाब था, पार्टी ने 6 साल में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमें कमजोरियां पता हैं, ये भी जानते हैं संगठन के स्तर पर क्या समस्या है। शायद समाधान भी सबको पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। कपिल सिब्बल से एक और सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सुधार की जरूरत है, तो उनका जवाब था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं।
सीडब्ल्यूसी को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेमोक्रेटिक बनाना होगा। आप नॉमिनेटेड सदस्यों से ये सवाल उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते कि आखिर पार्टी हर चुनाव में कमजोर क्यों हो रही है। वहीं कपिल सिब्बल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में मीडिया में जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उनके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। 1969, 1977, 1989 और 1996 में भी कांग्रेस ने संकट देखा। हर बार पार्टी की नीतियों और आदर्श से हम फिर उठकर बाहर आए। इस बार हार के कई कारण हैं, लेकिन हर बार की तरह हम ऐसे संकट से और मजबूत होकर निकलते रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने भी ट्वीट कर सोनिया गांधी से हार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से विनती है कि बिहार में जो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा उसकी समीक्षा करवाएं। मैं वहां पर 16 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर तक रहा। इस हार की जिम्मेदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र किया है। ओबामा के मुताबिक सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ी ना हो सके। इन दिनों ये किताब खासी चर्चा में है। बहरहाल आपको बता दें कि कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 24 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई है और अगस्त में हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस चिट्ठी को लेकर हंगामा भी मचा था और चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने बीजेपी का मददगार बता दिया था। खैर, कांग्रेस की अंदरूनी कलह जल्द खत्म होगी या बढ़ती जाएगी, ये तो आने वाला दौर ही बताएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसी भी फौज के लिए जब तक सेनापति मजबूत ना हो तब तक उस फौज का मनोबल मजबूत नहीं होता, दिशा तय नहीं होती, नीति तय नहीं होती और जिस वजह से उसकी दशा बुरी हो जाती है। कांग्रेस में कमोबेश इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं और सवाल नेतृत्व पर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में वाकई आज नेतृत्व संकट की घड़ी आ चुकी है, नेतृत्व संकट का दौर आ चुका है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, लेकिन वो बीमार भी हैं और राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें निर्णय लेने के मामले में पूरी छूट मिले। उन्हें लगता है कि वो बन भी जाएंगे तो क्या होगा, जो पुराने नेता हैं वो उन्हें कुछ करने ही नहीं देंगे। प्रियंका गांधी को आगे लाया नहीं जा रहा क्योंकि सोनिया चाहती हैं कि राहुल गांधी सामने आए। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का वास्तविक संकट नेतृत्व को लेकर है या फिर उसकी राजनीति पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है और भारतीय राजनीति में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची या फिर बहुत कम बची है। ऐसे में कांग्रेस को आज की तारीख में पता ही नहीं कि वो किस बात को लेकर स्टैंड कर रही है। ना उनके पास कोई विजन है, न रणनीति और ना ही कोई नेतृत्व। यहाँ से देखें तो हर मोर्चे पर कांग्रेस नाकाम नजर आ रही है। वहीं पार्टी का युवा कार्यकर्ता हताश हो रहा है। उसका उदाहरण आपके सामने है, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। भले ही सचिन पायलट की पार्टी में वापसी हो गई हो और ऐसी ही मायूसी के चलते लोग दूसरे विकल्प ढूंढने लगते हैं और ऐसा कांग्रेस पार्टी में सालों से देखने को मिल रहा है। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का उन्होंने विरोध किया था। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में वो आए थे और भारतीय क्रांति दल के नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। 1977 में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे और 1979 में 23 दिन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। मोरारजी देसाई जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई की नोकझोंक होती रहती थी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को हराया था और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश। बोफोर्स घोटाले पर राजीव गांधी से इनके मतभेद रहे। उस वक्त राजीव गांधी की कैबिनेट में रक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल की स्थापना की और 1989 में प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की अगुवाई की। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस में
अपने को अलग थलग उन्होंने महसूस किया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने स्थापना की। 2011 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत हासिल किया तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और 2016 में उन्होंने फिर से प्रदर्शन दोहराया। शरद पवार, सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा शरद पवार ने उठाया। पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी बनाई। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया और 2004 से 2014 में यूपीए सरकार का हिस्सा रहे। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर सरकार में है। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश। 2009 में आंध्र प्रदेश का सीएम बनना चाहते थे जगन मोहन रेड्डी, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें पद नहीं दिया। उस वक्त उनके पिता वाईएसआर रेड्डी की मृत्यु हुई थी, जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई। 2019 में जनादेश हासिल किया और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनकी अनदेखी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। समर्थित विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी कैबिनेट में उनके समर्थकों को अहम महकमे मिले। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में एंट्री मिली। ये सब कांग्रेस के अपने थे जो अब पराये हो गए हैं। ये सभी अपने बलबूते सत्ता का मुकाम हासिल करने का दम रखते हैं और ये इन्होंने कर भी दिखाया है। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी को कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। इसलिए इन सब ने कांग्रेस का हाथ छोड़ खुद पर भरोसा किया और आज राजनीति की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जिस स्थिति में आज पहुंची हो उसके लिए पिछला विधानसभा जो बिहार का चुनाव रहा वो जिम्मेदार हो। एक लंबी फहरिस्त है कि कहां-कहां कमजोरियां सामने आई। मौजूदा दौर में कांग्रेस सिकुड़ती चली जा रही है राजनीति के मद्देनजर। आइए आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति क्या है, किन-किन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस कहां-कहां पर सिर्फ अकेले अपने दम पर राज कर रही है। मौजूदा लोकसभा सदस्यों की बात करें तो बीजेपी के 307 सांसद हैं और 52 सांसद कांग्रेसी हैं। वहीं 2015 और 2020 के बीच 120 चुने हुए कांग्रेस विधायक पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। 2014 में मोदी की सुनामी ने कांग्रेस के 44 लोकसभा सदस्यों को अपने अब तक के सबसे निचले आंकड़े पर धकेल दिया और 2019 में कांग्रेस महज 8 सीटों का मामूली इजाफा कर पाई। 2018 में कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों को जीता था उनमें से मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके हाथ से निकल गया। राजस्थान में भी सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच खींचतान देखी गई। 2019 में पार्टी कर्नाटक में अपने 13 विधायकों को इस्तीफा देने और कांग्रेस जनता दल सेक्युलर की सरकार गिराने से रोक नहीं पाई। 2017 में गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद भी पार्टी के आला नेताओं की हिचकिचाहट के चलते बीजेपी ने हार के जबड़ों से भी जीत निकाल ली। वहीं बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल कर ली। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब सिमटकर चंद राज्यों तक सीमित रह गई है। 543 सदस्य लोकसभा में कांग्रेस के महज 52 सांसद। 5 राज्यों से आते हैं सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। 5 राज्यों में कांग्रेस ने 249 सीटों में से महज 12 सीटें जीती। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में कांग्रेस शून्य। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कहां-कहां अपनी सरकार बनाई है, वो भी अकेले अपने दम पर। पंजाब में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी। अब एक नजर कि कांग्रेस की सरकार कहां पर गठबंधन में है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब एक नजर कि कहां कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से सरकार छीन ली। कर्नाटक में भी बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता छीन ली। 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर कांग्रेस विधायक बीजेपी में आए
और उन्होंने या तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की या राज्यसभा में बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया। 2015 की बात करें तो असम में कांग्रेस के 10 विधायकों ने उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ बगावत की और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं 2016 के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 43 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पहले बीजेपी की रैली में शिरकत की और फिर बीजेपी की गोद में जा बैठे। वहीं 2016 के दौरान ही उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार का विरोध करते हुए विजय बहुगुणा का साथ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो इधर 2017 के दौरान मणिपुर में कांग्रेस के 8 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होकर उसकी सरकार बनवा दी। वहीं 2019 के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस के 13 विधायक बागी हो गए और कांग्रेस जेडीएस सरकार जमींदोज हो गई। इसके साथ ही 2020 के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ की सरकार गिरवा दी। वहीं 2020 में ही गुजरात में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पाला बदलकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत में मदद की। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस तरह घिसट रही है मानो मुरझा की हालत में हो। पार्टी अजीबोगरीब बेड़ियों से जकड़ी हुई है क्योंकि नेतृत्व के लिए वो गांधी परिवार से इतर कहीं देख नहीं पा रही। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से उठे हर फैसले को आज बेबाकी से हम तराश रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि यह फैसला क्या कांग्रेस के पक्ष में गया या यह फैसला क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर उठा हुआ जो कदम है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जाने का फैसला किया है, क्या यह फैसला कांग्रेस के लिए भविष्य में कश्मीर को अगर हम छोड़ दें बाकी अन्य प्रदेशों की बात करें हिंदुस्तान की, वहां क्या आत्मघाती कदम साबित हो सकता है? क्या यह कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए इस रिपोर्ट में। गुपकार घोषणा को जम्मू कश्मीर की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों समेत कांग्रेस ने मिलकर गुपकार गठबंधन में तब्दील कर दिया, जो मिलकर जिला विकास परिषद के चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह कदम भविष्य में घातक साबित ना हो जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में बने नए राजनीतिक मोर्चे गुपकार गठबंधन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आड़े हाथों लिया है। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के गठबंधन गुपकार को अमित शाह ने गुपकार गैंग बताया है और इसी बहाने उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला। अमित शाह ने ट्वीट किया कि गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का भी अपमान किया है और ये लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। क्या सोनिया गांधी और राहुल जी गुपकार गैंग के इस तरह के कदम का समर्थन करते हैं? भारत के लोगों के सामने उन्हें अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पलटवार करते हुए कहा कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना भी एंटी नेशनल हो गया है। पहले बीजेपी का नैरेटिव था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से भारत की संप्रभुता को खतरा है और अब वो गुपकार गैंग का इस्तेमाल कर हमें एंटी नेशनल दिखाना चाहते हैं। बीजेपी खुद संविधान का माखौल बनाती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर राष्ट्रद्रोह किया है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार पहले से ही देश विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत पाकिस्तान और चीन के साथ है। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग में शामिल हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा बन गया है।
शर्म की बात है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। तो उधर गुपकार गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री पर बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को देश तोड़ पार्टी बताया। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये देश तोड़क पार्टी है। पहले विभाजन के समय इन्होंने देश को तोड़ा, 2 टुकड़ों में इन्होंने बांटा। फिर कश्मीर में धारा 370 लगाकर ऐसे बीज डाल दिए कि हमारा होते हुए भी वो वहाँ पर हमेशा गुपकर गैंग जैसी तंजीमें काम करती रहीं कि कश्मीर को हमारे से अलग किया जा सके। और अब तो कांग्रेस इनके साथ खुल्लम खुल्ला सामने आ गई है। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के होते हैं ये अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि गुपकार गठबंधन के सभी दल और नेता चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A समेत जम्मू कश्मीर का संविधान और इसके राज्य के दर्जे को फिर से बहाल किया जाए। ऐसे में कांग्रेस का इस गठबंधन में शामिल होना बेशक जम्मू कश्मीर की राजनीति में फायदा दे जाए, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम मुद्दों पर, अहम मसलों पर हम फिर से हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बेबाक से, बेबाकी से किस तरीके से राय रखी जा सकती है। तमाम पहलुओं को आपके सामने लेकर आएंगे रिसर्च के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।